अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरफ कंक्रीट के विशाल ढांचे हैं, स्टील के मोटे मोटे पाइप है, कच्चे तेल की वो टिपिकल गंध है, बिल्कुल रिफाइनरी वाली फील, राइट। और दूसरी तरफ गुरुग्राम के बीचों बीच एक बहुत ही घना मियावाकी जंगल है, और साथ में भारत की पहली लंबी दूरी की ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन का पूरा ब्लूप्रिंट भी है। ये सुनने में एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है। एग्जैक्टली मतलब ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड मूवी का प्लॉट है, लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है एक ऐसी सरकारी दिग्गज कंपनी की जिसे ना आमतौर पे लोग बहुत पारंपरिक और पुरानी सोच वाली कंपनी मानते रहे। बिल्कुल, वो टिपिकल पीएसयू वाली इमेज। हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसने दशकों तक देश की बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज का पूरा ढांचा खड़ा किया, लेकिन आज वही कंपनी भविष्य के ग्रीन इकोसिस्टम की नींव रख रही है। और यही विरोधाभास इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ कोई पेंट बदलने या पीआर का मामला नहीं है। राइट। ये पूरी तरह से नए व्यावसायिक पहचान गढ़ने की रणनीति है। हाइड्रोकार्बन के उस भारी भरकम दबदबे से निकलकर ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स और ग्लोबल कंसल्टेंसी की तरफ जो ये छलांग है ना, वो कॉर्पोरेट जगत में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर रही है। बिल्कुल, और आज के इस डीप डाइव में हम इसी बदलाव की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL की। EIL जी। हमारे पास ना उनके वित्तीय दस्तावेज हैं। 2026 तक की उनकी रणनीतियों की रिपोर्ट है, एक ताज़ा स्वॉट विश्लेषण है, और Q3 FY26 के कुछ ऐसे वित्तीय नतीजे हैं जो मतलब किसी भी विश्लेषक को सोचने पर मजबूर कर दें। वो नंबर्स तो सच में बहुत क्रेजी हैं। हाँ, तो इन दस्तावेजों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि EIL की ये जो पूरी रणनीति है वो आखिर जमीन पर काम कैसे कर रही है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी के भविष्य की बड़ी रणनीतियों को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि यार उस बदलाव को फंड कौन कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। बहुत सटीक बात कही आपने। अगर किसी कंपनी को ग्रीन एनर्जी या एकदम नई तकनीक में हाथ आजमाना है तो उनके पास एक बहुत ही मजबूत कैश काउ होनी चाहिए। कैश काउ मतलब जो लगातार पैसा बना कर दे। एग्जैक्टली, एक मुख्य व्यवसाय जो आपको फंड करता रहे। और EIL के मामले में उनके वित्तीय नतीजे चीख कर ये बता रहे हैं कि उनका ये कोर बिजनेस इस वक्त कितने शानदार दौर से गुजर रहा है। सच में, मतलब जब मैं Q3 के आंकड़े देख रही थी, रेवेन्यू में 59% का उछाल, ये बढ़कर 1194 करोड़ रुपए हो गया है। और प्रॉफिट भी तो देखिए। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जो उनका शुद्ध मुनाफा है वो तो 242% की छलांग लगाकर 301 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब वाओ। हाँ, ये नंबर्स बहुत सॉलिड हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी पहेली है ना, वो है उनका एबिटा मार्जिन। मतलब ये मार्जिन सीधे 12.2% से 29.2% कैसे हो गया? ये रातों रात होने वाला कोई चमत्कार तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, रातों रात ऐसा मार्जिन जंप कभी नहीं होता। तो क्या इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि कंपनी के ऑर्डर बुक का जो स्वरूप है वही बदल रहा है? क्योंकि रिपोर्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या? 15,670 करोड़ रुपए की जो उनकी ऐतिहासिक ऑर्डर बुक है, उसमें अब 60% हिस्सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यानी PMC का है। right. और केवल 40% हिस्सा ही लमसम टर्नकी का है। right. तो क्या ये शिफ्ट ही असली रीजन है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मार्जिन में इस भारी उछाल का पूरा रहस्य इसी 60-40 के अनुपात में छिपा है। EIL ना बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत खुद को उन कम मार्जिन और उच्च जोखिम वाले टर्नकी प्रोजेक्ट से दूर कर रही है। ओके। मतलब जब आपका मार्जिन 12% से 29% तक जाता है तो ये एक बहुत स्पष्ट संकेत है कि कंपनी ने अपना रिस्क प्रोफाइल पूरी तरह से बदल दिया है। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। मान लीजिए कोई एक बड़ा घर बन रहा है। ठीक है। तो जो टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट है वो उस ठेकेदार की तरह है जिसे घर बनाने का पूरा ठेका एक फिक्स्ड कीमत पर दे दिया गया है। हाँ, लमसम अमाउंट पे। राइट। अब अगर घर बनने के दौरान अचानक बाजार में सीमेंट या लोहे की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, तो वो नुकसान उस ठेकेदार को अपनी जेब से सहना पड़ता है। एग्जैक्टली, उसका मुनाफा तो वहीं कम हो गया, है ना? लेकिन इसके ठीक उलट जो कंसल्टेंसी वाला रोल है वो उस आर्किटेक्ट की तरह है जो ना तो ईंट खरीद रहा है और ना ही सीमेंट। बिल्कुल, वो सिर्फ अपना दिमाग लगा रहा है। हाँ,
वो सिर्फ अपने ज्ञान, अपने डिजाइन और उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए अपनी एक भारी फीस ले रहा है। कच्चे माल के महंगे होने का कोई जोखिम उस पर नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। तो ऐसा लगता है कि EIL अब उस जोखिम भरे ठेकेदार की जगह एक प्रीमियम आर्किटेक्ट बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 100% सही। टर्नकी प्रोजेक्ट्स में कच्चे माल की महंगाई का पूरा जोखिम कंपनी के सिर पर होता है। हाँ। लेकिन इस PMC मॉडल में EIL सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग और जो उनकी बौद्धिक संपदा है, हाँ, उसका इस्तेमाल कर रही है। और इसी वजह से वो 20 से 25% तक का उच्च मार्जिन सुरक्षित कर पा रहे हैं। और एक और बात, जो 40% टर्न की काम वो कर भी रहे हैं ना, हाँ, वो भी उन्होंने अब ओपन बुक एस्टिमेट मॉडल पर शिफ्ट कर दिया है। ये ओपन बुक एस्टिमेट क्या है? मतलब कॉस्ट प्लस मॉडल? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का कॉस्ट प्लस मॉडल ही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कल को स्टील या कंक्रीट की कीमत बढ़ती है तो उसका बढ़ा हुआ बिल सीधे क्लाइंट को जाएगा, EIL को नहीं। ओह, स्मार्ट। मतलब उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को महंगाई की मार से पूरी तरह बुलेट प्रूफ कर लिया है। बिल्कुल, बुलेट प्रूफ। और अगर रिपोर्ट के दूसरे हिस्से को देखें ना, तो ये भी साफ दिखता है कि जो घरेलू बाजार है और हमारी जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच का काम कर रही हैं। डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल? एग्जैक्टली। IOC, BPCL, HPCL, ये सारी कंपनियां लगभग 70 मिलियन मीट्रिक टन की रिफाइनरी क्षमता बढ़ा रही हैं। ये लगभग 1.6 ट्रिलियन रुपए का भारी भरकम कैपेक्स साइकिल है। और यही वो चीज है जो EIL के लिए सीधे तौर पर 80 बिलियन रुपए का PMC अवसर पैदा कर रही है। वाओ, 80 बिलियन! हाँ, यही तो वो कैश काउ है जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। घरेलू बाजार से मिल रहे इस अथाह पैसे और सेफ मार्जिन ने EIL को एक ऐसी आजादी दी है जो बहुत कम सरकारी कंपनियों को नसीब होती है। सही बात है। और अब वो इसी आजादी का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ा दांव खेलने में कर रहे हैं। और यही बात ना इस केस स्टडी को बहुत दिलचस्प बना देती है। मतलब वो इस मजबूत नींव का इस्तेमाल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रख रहे। बिल्कुल नहीं। दस्तावेजों में नाइजीरिया की डांगोटे रिफाइनरी का बहुत प्रमुखता से जिक्र है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल ट्रेन रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी, हाँ। 20 MTPA का ये प्रोजेक्ट, जिसे अब 32 MTPA तक बढ़ाया जा रहा है, ये अकेले EIL के लिए 8.5 बिलियन रुपए का ऑर्डर लेकर आया है। ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है उनके लिए। और इसके साथ ही मंगोलिया की पहली ऑयल रिफाइनरी का काम भी उनके पास है। और मिडिल ईस्ट के लिए उन्होंने अबू धाबी में अपना नया इंजीनियरिंग हब भी बनाया है। लेकिन यहाँ मुझे ना थोड़ा सा संदेह होता है। अच्छा, किस बात पे? मतलब क्या एक भारतीय सरकारी कंपनी सच में अमेक फॉस्टर विलर, साइपिम या टोयो इंजीनियरिंग जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज हैं, क्या सच में उनका मुकाबला कर सकती है? डाउट तो जायज है। क्योंकि सरकारी ठप्पा होना और उससे जुड़ी जो लाल फीता शाही होती है, वो ब्यूरोक्रेसी, क्या वो ग्लोबल बाजार में कोई बड़ी रुकावट नहीं बनती? देखिए, अगर हम पिछले कुछ दशकों का इतिहास देखें ना, तो आपका ये संदेह बिल्कुल 100% जायज है। हाँ, क्योंकि PSU का काम करने का तरीका थोड़ा धीमा माना जाता है। लेकिन आज का जो ग्लोबल इंजीनियरिंग मार्केट है, हाँ, वो पूरी तरह से अर्थशास्त्र और टैलेंट के गणित पर चल रहा है। ओके। वित्तीय रिसर्च का जो डेटा हमारे पास है, वो साफ दिखाता है कि EIL का प्रति कर्मचारी खर्च यानी कॉस्ट पर एम्प्लॉय, वो अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी कम है। अच्छा, तो कॉस्ट आर्बिट्रेज का फायदा मिल रहा है उन्हें। बिल्कुल। देखिए, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कोई फैक्ट्री तो है नहीं। हाँ कि आपने मशीन लगा दी, हाँ जी, और माल बन रहा है। हाँ जी। ये पूरी तरह से दिमाग, डिजाइन, सॉफ्टवेयर और टैलेंट का खेल है। राइट, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। एग्जैक्टली। जहां विदेशी कंपनियों के मार्जिन उनके भारी खर्चों और स्थानीय महंगाई के कारण एकदम सिकुड़ रहे हैं, वहीं EIL अपने इस लो कॉस्ट स्ट्रक्चर का पूरा फायदा उठा रही है। तो बेसिकली वो कम खर्च में वही विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग डिजाइन दे रहे हैं जो कोई पश्चिमी कंपनी बहुत महंगी कीमत पर देती है। एकदम सही। और जो आप सरकारी ठप्पे वाली रुकावट की बात कर रही थी ना, हाँ, उसे इस डंगोटे प्रोजेक्ट ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो कैसे? क्योंकि इतनी विशाल और इतनी कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी को डिजाइन करना और उसे मैनेज करना, ये उनके लिए ग्लोबल क्रेडेंशियल बन गया है, एक तरह का वैश्विक पहचान पत्र। मतलब एक केस स्टडी बन गई कि हाँ, हम ये कर सकते। राइट। पहले क्या होता था कि विदेशी बाजारों में उन्हें प्री क्वालिफिकेशन राउंड में ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ग्लोबल टेंडर्स में उन्हें हमेशा सिर्फ एक सस्ते विकल्प यानी सबसे सस्ती बोली लगाने वाले L1 खिलाड़ी के रूप में ही देखा जाता था कि भाई ये तो बस सस्ते में काम कर देंगे। हाँ। लेकिन अब
इस बड़े अनुभव के बाद उनका स्तर इतना बढ़ गया है कि वो क्वालिटी और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर बड़े ग्लोबल ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। अब उन्हें सिर्फ कम कीमत का मोहताज नहीं रहना पड़ता। ये तो सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब एक तरफ EIL पूरी दुनिया में अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक कच्चे तेल की विशाल रिफाइनरीज खड़ी कर रही हैं। जी। लेकिन जब हम वापस भारत की तरफ देखते हैं ना, तो उनका नजरिया बिल्कुल अलग लगता है। वो यहाँ एक अलग ही भविष्य की नींव रख रहे हैं, ग्रीन टेक का भविष्य। बिल्कुल, और ये ट्रांजिशन बहुत अग्रेसिव है। बहुत ज्यादा। भारत सरकार का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जिसका बजट लगभग 19,744 करोड़ रुपए है। बहुत बड़ा बजट है। और जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का है। उसमें EIL एकदम फ्रंटलाइन पर खड़े दिख रही है। मतलब वो भारत की पहली लंबी दूरी की हाइड्रोजन पाइपलाइन पर काम कर रहे हैं। 5000 मेगावाट रिन्यूएबल पावर पर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट है उस पर काम कर रहे हैं। और सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं। हाँ, सतत पहल के तहत 5000 बायोगैस प्लांट्स, 2030 तक 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग का लक्ष्य, और तो और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पानी के प्रबंधन के 1000 से अधिक प्रोजेक्ट्स। मतलब इस पूरी लिस्ट को सुनकर ऐसा लग सकता है कि वो एक साथ बहुत सी अलग अलग नावों में पैर रख रहे हैं। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे दशकों से विंटेज कार बनाने वाली किसी कंपनी से आप अचानक कह दें कि चलो अब स्पेस रॉकेट बनाओ। ये कंपैरिजन अच्छा है ना? स्वॉट विश्लेषण की जो रिपोर्ट है उसमें भी प्रतिभा को बनाए रखने और तकनीकी प्रगति को लेकर चिंता जाहिर की गई है। हाँ, टैलेंट रिटेंशन एक बड़ा इशू मेंशन किया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या दशकों से सिर्फ पेट्रोल और डीजल की पाइपलाइन बिछाने वाले इन पुराने हाइड्रोकार्बन इंजीनियरों के पास ग्रीन हाइड्रोजन के तकनीकी पेचीदगियों को संभालने का हुनर मौजूद है? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है और लीकेज के लिए तो कुख्यात है। और इसी तरह नदी साफ करना या बायोगैस बनाना, ये एक रिफाइनरी बनाने से कितना अलग है? देखिए, आपका ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन ना, इसका जवाब इंजीनियरिंग के उन मूल सिद्धांतों में छुपा है जो कभी नहीं बदलते। मतलब बेसिक्स सेम रहते हैं। बिल्कुल। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग या प्रोसेस इंजीनियरिंग की नजर से देखें तो एक क्रूड ऑयल रिफाइनरी दुनिया के सबसे जटिल और खतरनाक स्ट्रक्चर्स में से एक होती है। ओके, मानती हूँ। तो जो इंजीनियर उस रिफाइनरी में गैसों और लिक्विड्स को इतने अत्यधिक उच्च दबाव और खतरनाक तापमान पर प्रोसेस कर सकते हैं, उनके लिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का फ्लूइड डायनामिक्स समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, तो स्किल्स ट्रांसफरेबल हैं? 100%। पाइपिंग, कंप्रेसर और वॉल्व डिजाइन करने के जो सिद्धांत ऑयल एंड गैस में लगते हैं ना, वही थोड़े बहुत बदलाव के साथ ग्रीन हाइड्रोजन में भी इस्तेमाल होता है। ओह, समझ गई। और शायद यही लॉजिक वाटर मैनेजमेंट पे भी लागू होता होगा। बिल्कुल लागू होता है। नमामि गंगे में जो बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनते हैं, वो असल में क्या हैं? वो बड़े प्रोसेस प्लांट्स ही तो हैं। राइट। उनमें भी पंप होते हैं, पाइपिंग होती है, फिल्ट्रेशन और केमिकल डोजिंग सिस्टम होते हैं। और EIL के इंजीनियर दशकों से इन चीजों के मास्टर हैं। तो मतलब ये कोई नया हुनर सीखने की बात नहीं है, बल्कि अपने मौजूदा हुनर को बस एक नए सेक्टर में लागू करने की बात है। एग्जैक्टली। और यहाँ ना एक और तकनीकी शब्द समझना बहुत जरूरी है। EPC और EPCM। हाँ। रिपोर्ट्स में इस EPCM का बहुत जिक्र है, जिसका फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। जी। EIL ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि ऊर्जा का जो स्वरूप है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है। हाँ। अगर वो सिर्फ एक EPC बनकर रह गए, यानी महज एक ठेकेदार जो सिर्फ दूसरों के डिजाइन पर ईंट और पाइप जोड़ता है, तो वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएंगे, अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो इसलिए वो कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट में जा रहे हैं। राइट। इसलिए वो ग्रीन टेक में EPCM और PMC के रूप में पूरी वैल्यू चेन पर कब्जा कर रहे हैं। ओके। इसका मतलब है कि शुरुआत में प्लांट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने से लेकर उसका डिजाइन तैयार करना, मशीनरी खरीदना और अंत में प्लांट चालू करने तक हर चीज पर उनका कंट्रोल होगा। मतलब एंड टू एंड सॉल्यूशन। हाँ, ये सिर्फ कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये बाजार में अपनी प्रासंगिकता और अपना दबदबा बनाए रखने का सबसे आक्रामक तरीका है। तो EIL न सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रही हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो खुद को भी अंदर से पूरी तरह बदल रहे हैं। जी। और ये पॉइंट ना हमें इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प विरोधाभास की तरफ ले जाता है, नेट जीरो 2035। नेट जीरो 2035। हाँ,
मतलब भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य तो 2070 तक नेट जीरो हासिल करना है, लेकिन EIL ने अपने लिए 2035 का एक बेहद ही आक्रामक लक्ष्य रखा है, जो कि बहुत एम्बिशियस है। बहुत ज्यादा। उन्होंने घोषणा की है कि 2030 तक वो अपने सारे फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों को हटा देंगे और 35 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो गुरुग्राम के अपने कॉम्प्लेक्स में 8000 से अधिक स्वदेशी पौधों वाला एक मियावाकी जंगल लगा रहे हैं। और सोलर पैनल भी तो लगा रहे हैं। हाँ, 940 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित कर चुके हैं और उन्होंने खुद का एक वेब प्लेटफॉर्म EngCO2 भी लॉन्च किया है। ये EngCO2 प्लेटफॉर्म विशेष रूप से उनके कार्बन फुटप्रिंट को मापने के लिए बनाया गया है। बस यही मुझे थोड़ा और समझना है। रिपोर्ट्स में ना स्कोप 1 और स्कोप 2 एमिशन को ट्रैक करने की बात कही गई है। जी। जब हम स्कोप 1 कहते हैं तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कंपनी का अपना सीधा धुआं या प्रदूषण। जी। और स्कोप 2 यानी जो बिजली वो बाहर से खरीद रहे हैं, उसे बनाने में कितना कार्बन निकला। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, EIL कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है नहीं है। उनके पास धुआं उगलने वाली बड़ी बड़ी चिमनियां नहीं है। वो तो एक एसेट लाइट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, जिनके पास मुख्य रूप से दफ्तर है और कंप्यूटर है। राइट। तो एक दफ्तर वाली कंपनी के लिए जंगल उगाना, सोलर पैनल लगाना और खुद के लिए कार्बन ट्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर बनाना, क्या ये सिर्फ एक PR स्टंट या कोई CSR एक्टिविटी नहीं है? मतलब क्या इसका उनकी बैलेंस शीट या भविष्य के मुनाफे पर सच में कोई असर पड़ता है? ये बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। पहली नजर में यह किसी को भी एक PR स्टंट ही लग सकता है ना? लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बदलते नियमों को देखें ना, तो ये PR स्टंट बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मानकों के तहत एक बेहद जरूरी और सोची समझी व्यावसायिक रणनीति है। वो कैसे? आज के समय में जब कोई भी कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी बड़े प्रोजेक्ट की बिडिंग करती है, खासकर अगर आप यूरोप या मिडिल ईस्ट में देखें, तो क्लाइंट्स सिर्फ कंपनी की इंजीनियरिंग क्षमता या कम लागत नहीं देखते, तो वो ESG स्कोर देखते हैं। एग्जैक्टली। ग्लोबल टेंडर्स में अब सख्त कार्बन न्यूट्रलिटी मानक अनिवार्य होते जा रहे हैं। मतलब वो ये चेक करते हैं कि क्या बोली लगाने वाली कंपनी खुद पर्यावरण के नियमों का पालन करती है या नहीं। बिल्कुल। भविष्य में किसी भी ग्लोबल टेंडर को पास करने के लिए, और ये एक बुनियादी शर्त होने वाली है, 2035 तक नेट जीरो होकर EIL दुनिया को ये मैसेज दे रही है कि भाई हम सिर्फ कागजों पर ग्रीन तकनीक नहीं बनाते, बल्कि हम उस पर अमल भी करते हैं। तो ये जो मियावाकी जंगल है और ये जो ESCO2 सॉफ्टवेयर है, हाँ, ये दरअसल उनके भविष्य के हजारों करोड़ के ऑर्डर्स को सुरक्षित करने का एक तरीका है। अगर उनका खुद का ESG स्कोर अच्छा नहीं होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। यार, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। मतलब अगर आपको दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीतने हैं, तो पहले आपको खुद अपने घर को हरा भरा साबित करना होगा, ताकि ग्लोबल बाजार में आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। एकदम सही बात। अगर हम आज के सारे वित्तीय और रणनीतिक दस्तावेजों का एक सार निकाले ना, तो EIL एक बहुत ही शानदार ड्यूअल इंजन रणनीति पर काम कर रही है। ड्यूअल इंजन रणनीति? हाँ, एक तरफ वो अपने पुराने और मजबूत हाइड्रोकार्बन व्यवसाय और सरकारी कंपनियों के जो कैपेक्स साइकिल है, उससे भारी कैश फ्लो और उच्च मार्जिन कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी पैसे, उसी मजबूत बैलेंस शीट और अपने दशकों के इंजीनियरिंग अनुभव का इस्तेमाल वो ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस और भविष्य के सस्टेनेबल सेक्टर्स में ग्लोबल लीडर बनने के लिए कर रहे हैं। और सच कहूं तो इस पूरी केस स्टडी से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है, वो यही है कि कैसे एक पुरानी दिग्गज कंपनी आधुनिक दौर में खुद को प्रासंगिक बनाए रखती है। बिल्कुल, ये एक मास्टर क्लास है। हाँ, बिजनेस और निवेश की समझ रखने वालों के लिए ये रणनीति एक मास्टर क्लास है। ये दिखाती है कि आप किस तरह ग्रोथ और मार्जिन प्रोटेक्शन को एक साथ साध सकते हैं। राइट। लमसम जोखिमों को कम करके, कंसल्टेंसी बढ़ा के और अपने टैलेंट की सही कीमत वसूल कर। और ये भी कि भविष्य के बाजार को भांप कर समय रहते अपनी क्षमताओं को नए सेक्टर्स के लिए कैसे तैयार किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर मुझे लगता है थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। वो क्या है? दस्तावेजों के एकदम आखिर में ना एक बहुत ही अहम डेटा पॉइंट छिपा था। EIL ने भारत के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में तकनीक के मामले में 90% और सप्लाई के मामले में 80% स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है। इंडिजिनाइजेशन। जी, इसका मतलब है कि तेल रिफाइनरी बनाने के लिए अब भारत ज्यादातर विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है। तकनीक और मशीनरी दोनों यहीं बन रहे हैं।
ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। है ना? जरा सोचने वाली बात है, जिस आक्रामकता से AIL अब ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में उतर रही है, क्या आने वाले दशकों में ये कंपनी वो खामोश हथियार साबित होगी जो भारत को ग्रीन टेक्नोलॉजी के जो बौद्धिक संपदा और पेटेंट्स होते हैं उसके मामले में विदेशी कंपनियों के निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर देगी? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्योंकि ऊर्जा आजादी के मायने अब सिर्फ अपने लिए बिजली या ईंधन बनाना नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। असली आजादी तब है जब उस ऊर्जा को बनाने वाली तकनीक, मशीनरी और उस पूरे विज्ञान का मालिकाना हक भी भारत के पास हो। ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है, क्योंकि तकनीक का मालिक होना ही भविष्य की इकोनॉमी पर राज करने का एकमात्र तरीका है। और शायद इसीलिए जो कंपनी कभी सिर्फ कंक्रीट और स्टील के विशाल ढांचे बनाती थी, वो आज अपने दफ्तर के बीचों बीच एक जंगल उगा रही है, क्योंकि असली इंजीनियरिंग सिर्फ निर्माण में नहीं है, बल्कि बदलाव के उस बीज को बोने में है जो भविष्य को संवार सके। बहुत खूब कहा आपने। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऊर्जा के बदलते स्वरूप और इस नए ग्रीन भविष्य से जुड़ी हर बड़ी हलचल पर आप भी नजर बनाए रखिएगा।